तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां वाली शुरुआत सुस्ती के संकेत दे रही हो, लेकिन दिन भर बाजार में रहेगा भरपूर एक्शन, और एक्शन होगा दोनों ही तरफ, और उसकी करेंगे तैयारी। तो आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, जानना चाहेंगे कि आज का सेटअप कैसे दिख रहा है, और 12वें दिन 12वां रिकॉर्ड क्या आ सकता है या नहीं? 12वां रिकॉर्ड आज लगातार 12वें दिन रिकॉर्ड बनने की पूरी संभावना है। तो आइए ट्रिगर्स देख लेते हैं आज के, जिनके दम पर बाजार को करना है ट्रेड। डाउ कमजोर बंद हुआ है, लेकिन उम्मीद से कहीं कम कमजोर, ये बड़ी बात है। 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे कल जब भारतीय बाजार बंद हुए, इसके मुकाबले में सिर्फ 90 अंक नीचे जाकर बंद हुआ है। नैस्डैक जरूर कमजोरी के साथ बंद हुआ है, 165 अंक नीचे। लेकिन आरबीआई की तरफ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, वहां पर यह कहा कि बैंकों का एनपीए बढ़कर दुगुना हो सकता है इस साल 2021 में। ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है, वहां से रिपोर्ट से आती हुई दिखी है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि सबसे बुरा समय शायद पीछे बीत गया, लेकिन एनपीए के मामले में अभी भी समस्याएं रह सकती है बरकरार। और तैयार हो रहा है देश पूरा वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए। 16 जनवरी से देश भर में टीका लगना शुरू होगा। सरकार की पूरी तैयारियां इसके लिए हो चुकी है। 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन के ऑर्डर जा चुके हैं। जी बिजनेस की एक और दमदार रिसर्च और एक्सक्लूसिव खबर पर लगती मुहर। 15 जनवरी को गेल की होगी बैठक, बोर्ड बैठक, बायबैक पर विचार करने के लिए। ये 4 है आज के अहम ट्रिगर्स। बिल्कुल सर, और वैक्सीन का डिस्पैच तो आज सुबह से शुरू भी हो गया सर। तो फाइनली कोरोना काल में अब भारत में भी वैक्सीनेशन शुरू होने वाली है। 16 तारीख से कह रहे हैं कि शुरू हो जाएगी। कम से कम एक कॉन्फिडेंस लोगों में आता हुआ दिखेगा वैक्सीन लगने के बाद। कम से कम ये है कि कोरोना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। हो भी गया तो आप, पहली बात तो होगा नहीं, और हो भी जाए तो आप बच पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये पहली खेप मेरे ख्याल से अहमदाबाद पहुंच चुकी है, और वहां से शुरू होगा। वैसे तो पुणे एयरपोर्ट से फिर पूरे देश में जाने वाले हैं, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है, तो वहां से भेजा जा रहा है। तो सब जगह अब पूरे देश में, और 16 तारीख से ये टीकाकरण अभियान शुरू होने की तैयारी। बिल्कुल, तो ये तो बड़ी खबर है ही सर, बाजार की नजर रहेगी। 12वें दिन 12वां रिकॉर्ड, जिस तरह से हम देखते हैं, या तो 9 दिनों की स्ट्रेट तेजी होती है, या फिर 11 दिनों की होती है। हमने 11 दिन तो देख लिया, अब क्या 13वें दिन तक पहुंच पाएंगे, या फिर थोड़ा आपको लग रहा है जिस तरह से कल भी हमने ग्लोबल मार्केट में गिरावट नहीं पर कंसोलिडेशन देखा, क्या भारतीय बाजार के लिए भी वैसे ही आसार है? दीप, हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और आप मिड लेवल पर हैं, 14,000 से 15,000 के, 14,500 के आसपास, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है। और एक रीजन है, सिर्फ एक रीजन है जो बता रहा है हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है। मैं विस्तार से बातचीत करूंगा, अदरवाइज कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं। डेटा बढ़िया है, फ्लोज मजबूत है, ग्लोबल मार्केट से कोई समस्या नहीं, राइट। सिर्फ पुट कॉल रेशियो आपका अलार्मिंग है, थोड़ा सा वो आपको हल्का करेक्शन देगा, ठीक वैसे जैसे कल दिया था जी। अब वो सुबह 9 बजे दे, दोपहर में दे, या 2 बजे दे, वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज्यादा, करेक्शन कभी भी आए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप वो बोलते हैं, आप घर में रहते हैं 24/7 कभी भी अतिथि, हम अतिथि उनको यही कहते हैं कि कोई तिथि नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं, बिना बताए आ सकते हैं। आजकल जमाना खैर अलग हो गया, पहले तो ऐसे ही होता था, लोग पहुंच गए कभी भी आ सकते। तो वो, लेकिन किस वक्त आए तो आपको अच्छा लगता है, हाँ। तो और किस वक्त ना आए तो अच्छा लगता है, राइट। और जो वक्त करेक्शन का ना आए, जो मुझे अच्छा लगता है, वो 2 से 3.5। अच्छा, हाँ। क्लोजिंग और ज्यादा आ गए तो 2.5 से 3.5। ओके, जब तक 2.5 से 3.5 के बीच में करेक्शन नहीं आता, तब तक ये बाजार की मजबूती इसी तरह की बरकरार रहेगी। तो पहला संकेत, और देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है दीप, न कोई आप ये कह सकते हैं, ये आप बाजार का बिहेवियर, बाजार की थॉट प्रोसेस में समझने की कोशिश करता हूं। अल्टीमेटली 1.5 दिन का करेक्शन होता था, आधा दिन का रह गया, आधा दिन के करेक्शन से आधा 1 घंटे के करेक्शन में हम आ गए। ये चाहे आप कहते कि बाजार की मजबूती समझ लें, और जिन्हें जो शॉर्ट है वो बाजार की मनमानी समझ ले, अपने अपने हिसाब से आप दे सकते हैं नाम उसको, लेकिन जो है वो ये है। और बाजार इतनी मजबूती दिखा रहा है कि करेक्शन आधा 1 घंटे से ज्यादा आता नहीं। अब वो आधा 1 घंटा कब हो? सबसे बेस्ट है सुबह 9:15 बजे हो, ताकि दिन भर आप शांति से, सही बात भाई हो गया अब लेना है, दिन में एक डिप आ जाए और वापस क्लोजिंग में बढ़ जाए। क्लोजिंग हाई हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे के बारे में वो कॉन्फिडेंस बताती है। जैसे कल, सही बात है, लाइफ टाइम हाई पर 14,500 के आप नजदीक बंद हो रहे हैं, वो भी तब जब डाउ 200 नीचे। हम यही बात कर रहे थे, सबसे बड़ी ताकत ही है कि डाउ 200 नीचे बंद है और आप टॉप पे बंद हो रहे हो, ये कॉन्फिडेंस दिखाता। तो मैं सोचूंगा कि भाई अब क्या करना है, कि करेक्शन गहरा हो सकता है, तो वो
आखिर में क्लोजिंग आवर्स में अगर करेक्शन आता है पिछले 2-2.5 महीनों से किसी भी दिन, इवन जिस दिन बाजार बीच में 1-2 दिन जोर से गिरे भी, तब भी दोपहर 2-2.5 बजे के बाद कभी एक भी दिन करेक्शन नहीं आया। हालांकि एक दिन आ जाए तो उससे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन वो पहला संकेत होगा कि आज क्लोजिंग में कोई खरीद कर जाने के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है। करेक्ट। तो करेक्शन का टाइमिंग, करेक्शन का क्वांटम और करेक्शन का ड्यूरेशन, ये 3 चीजें हैं। किस वक्त आता है, कितना आता है, कितने समय के लिए आता है। तो अब कितने समय के लिए परफेक्ट है, कोई डर नहीं। कितना आता है, इतना सा। किस समय आता है, सुबह दोपहर में आता है। तो अब तक सब तक ठीक है दीप, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो तीनों जो आपके इंडिकेटर्स हैं उस पर तो टिक टिक 14,500 आएगा आज। ये आप वैसे अपना एक और सीक्रेट आप डाइवर्ज कर रहे हैं, देखते हैं दिन दिन करके आप कुछ ना कुछ बता रहे हैं। कोई सीक्रेट नहीं है इसमें। सीक्रेट क्या है, मतलब दीप मैं तो बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, और जिसको सीखना है सीखे। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। पता है अब आपको सी पॉइंट क्या है, सब डेटा सबके लिए सेम है जी। जितने हम खरीदने वाले हैं उतने ही बेचने वाले हैं। हाँ। बराबर है। अब हम ये कहें कि इतने पुट राइटर्स हैं, अरे पुट राइटर्स के सामने पुट बायर्स भी तो हैं। जी सही बात है। वही डेटा है, आप उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। और डेटा को अगर आप ढंग से एनालिसिस करें तो मुझे नहीं लगता मार्केट में आप हार सकते हैं। आपको एक ही चीज बाजार में हरा सकती है, और वो है न्यूज, जो किसी को नहीं पता। वो तो जब भी आएगी, वो कभी भी आएगी, हमेशा आएगी। उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। इवन मतलब मोस्ट पावरफुल पर्सन की, चलो ट्रम्प साहब सोच ले, ये सोच ले, या बाइडेन साहब सोच ले, या मोदी जी सोच ले कि ये खबर इसी वक्त आएगी, तो भी कितनी जो उनके हाथ में हो। कोरोना उनके हाथ में था क्या? नहीं, ट्रम्प साहब के हाथ में। बाकी पूरी दुनिया को वो चला भी ले। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो किसी के हाथ में नहीं है। तो ये जब आएगी तब आएगी, जिसको नहीं पता कब आएगी क्या आएगी, तो उसके बारे में क्यों चिंता करना है। करेक्ट। जो है हाथ में उसको पहले हम संभाल लें, आने वाला है उसकी पहले से चिंता कर रहे हैं। तो पॉइंट सिंपल है, इसीलिए मैं फोकस करता हूं, होगा हमेशा दीप कि महीने में आपके ऑन एन एवरेज 22-23 ट्रेडिंग सेशन है जी। ठीक है, 22 सेशन मान लीजिए, 20-22 सेशन, उसमें 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन आपके हमेशा ऐसे जाएंगे, अचानक से कोई खबर आ जाएगी और उस खबर के दम पर आपका ट्रेड गलत हो जाएगा, तेजी या मंदी का दोनों हो सकता है। लेकिन बाकी अगर समझिए, अगर आपके 4 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड खराब भी हो जाए, 4-5 ट्रेडिंग सेशन आप न्यूट्रल भी रहें, उसके बावजूद अगर 10-12 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप डेटा को सही इंटरप्रेट करके कमा सकते हैं जी, तो ये मार्केट आपके लिए है। सही बात है। तो वो स्किल्स डेवलप करनी चाहिए लोगों को, जो स्पेशली डे टू डे ट्रेड करते हैं। और इसलिए मैं बताता हूँ कि डेटा में जब जब मुझे कोई नई चीज़ समझ में आती है कि ये इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो यही है, अब जो करेक्शन के लिए जो 3 पैरामीटर्स आपने बताए वहां पर नजर रखते हैं, देखते हैं आज कैसा एक्शन रहेगा। वैसे तो सर SGX निफ्टी भी कुछ एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है, तो कोई कमजोरी के तो संकेत वहां पर नहीं है। ग्रीन में ही खुलेगा, ग्रीन में ही खुलेगा। 12वें दिन रिकॉर्ड देखते हैं, आज 14,500 तो हो जाए। कल 2 पॉइंट से मिस कर दिया सर, आज देखते हैं कि 14,500 आता है कि नहीं। हो जाएगा। आज के डेटा की सर बात करेंगे, पर उससे पहले एक हमारी जो बड़ी खबर थी वहां पर मोहर लगती हुई दिख रही है। 15 तारीख को गेल की बोर्ड बैठक होने वाली है, बायबैक पर विचार होगा, और हमने 20 तारीख को सर बता दिया था कि ये होने वाला है, और तब आपने कहा था 90-95 के आसपास तब शेयर होता है, आपने कहा था बड़े प्रीमियम पर आएगा। एक बार पहले देख लें क्या कहा था 20 तारीख को। सर, जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज इस टाइप पे बता रहे हैं, वो गेल से जुड़ी खबर है। भारत सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है उसको पूरा करने के लिए गेल भी कंट्रीब्यूट करेगा। जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि गेल बहुत जल्द एक बायबैक ऑफर कंसीडर करेगा, जिसमें जो बहुत 25 से 30% की रेंज में होगा, जिसका मतलब अगर सोर्सेज ने बताया तो लगभग 120 से 130 रुपए के शेयर का पर शेयर के हिसाब से लोग बायबैक ऑफर करेंगे। सर 95-96 पर था, तब से अब तक 40% तो ऑलरेडी स्टॉक रैली कर चुका है। और आपने मेरे को याद भी है सर, आपने कहा था 130-140 के आसपास लग रहा है कि हो सकता है। 125 मिनिमम हमने टारगेट दिया था कि कम से कम इतना तो आएगा ही आप भाव, और उसके ऊपर का भी आ सकता है। तो और एक चीज मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन हमने ये कहा था कि अब तक की जितनी कंपनियों का बायबैक आया उसमें सबसे बढ़िया होगा। सही बात है सर, क्योंकि गेल कैश रिच है, सबसे मजबूत कंपनी है जी। तो बस यही बात है कि ऑलरेडी बायबैक के पहले काफ़ी चल चुका है, और 7-8 रुपये तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में चला है। तो हो सकता है थोड़ा और यहाँ से एक्शन दिखाए, लेकिन अब हम अगली स्टेप पे डीप रिसर्च करने की कोशिश ये करेंगे कि अगर ये बायबैक आएगा तो किस प्राइस पर आएगा, और कितना आएगा, वो हम कोशिश करेंगे रिसर्च करने की। लेकिन मेरा ये मानना है कि 140-142 के आसपास लगभग एक बार के लिए फुली प्राइस्ड है। ओके,
तो अब यहाँ पर अगर आज गैप से खुले तो अब खरीदारी नहीं करनी, अब नहीं करनी ना अब प्रॉफिट बुक करना है। ओके, प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हैं तो रखें भी, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई खराब नहीं हो जाएगा कि 140 हो गया 130 हो जाएगा, वैसा नहीं है। हाँ। लेकिन ठीक है, अगर आप समय से पहले खरीद रहे हैं, जी। अगर 90, 95, 100 रुपए में आपकी एंट्री हुई है और आज बड़ा गैप मिलता है, 3-4-5% मिल जाता है, अगर आपको कि 140, 142 मिलता है, चाहे तो प्रॉफिट बुक कर ले, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, रखेंगे तो भी हर्ज नहीं है। लेकिन मैं चाहता था स्टॉक ऑफ द डे भी दे सकता था, लेकिन मुझे पता है गैप से खुलेगा, गैप से खुलने के बाद कितनी जगह बचेगी वो देखना होगा। और वो अगर जगह होगी तो मैं जब तक डेटा और रिसर्च हमारे सामने नहीं आएगी कि भाई कितना बायबैक हो सकता है, किस प्राइस में हो सकता है, तब तक मैं नहीं करेंगे। इसलिए तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस बात का। वैसे भी सर 30-40% का ट्रेड तो मिल ही गया है, तो बहुत बढ़िया मिला है। और गेल जैसी कंपनी में इतना बनना 95 से 140, हमारी भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मान रहे। अच्छा, कई बार क्या होता है, मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए आपको थोड़ा टारगेट है ना छोटा रखना भी पड़ता है। 120-25 दिखता है कि थोड़ा और जा सकता है, लेकिन बेटर सेफ देन सॉरी जी। अपन 140 बोले और पता चला 130 से घूम गया और कोई लेके बैठा रह गया। इससे बढ़िया कि 120 बोले और 130 हो जाए तो उसको यही दुख होगा ना, मेरा जल्दी बिक गया। ये तो नहीं होगा मेरा प्रॉफिट बुक नहीं हुआ। करेक्ट, जल्दी भी बिका तो प्रॉफिट तो बुक हुआ, प्रॉफिट तो हुआ। क्या होता है कि जब दीप इसमें है ना बहुत सारी चीजें है ना, जब मैं एनालिसिस करता हूँ और दो चीजों में बड़ा फर्क है। एक, और ये मैं कई सारे फंड मैनेजर से भी बात करता हूँ, अब उनके पास पता है कि उनको कई बार स्टॉक्स के बारे में पता होता है कि अभी कोई एक कंपनी जो एनसीएलटी में गई हुई है, उसका रिजोल्यूशन हो रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे ये प्रमोटर पैसा डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम जेन इरिगेशन की बात जो हम 2-3 दिन स्टोरी की, अब समझ में आता है कि अगर ये कंपनी टर्न अराउंड हो गई तो ऐसा हो जाएगा, कोई जेट एयरवेज 5 का 50 और 100 हो जाएगा, कोई जेन इरिगेशन 2-4 रुपए से बढ़ के ये हो जाएगा। लेकिन वो ये जानते हैं, बोल सकते हैं और शायद खुद के लिए कर भी ले, लेकिन वो अपने फंड में नहीं ले सकते जी। हमारी सिचुएशन भी ऐसी है, कई बार हम जानते हैं कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि कई बार क्या होता है वो आप कुछ रिस्क अपने लिए ले सकते हो, लेकिन व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए वो रिस्क लेना कल को गलत हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर आप HUL, रिलायंस बाय बोलकर गलत पड़ जाए तो लोग माफ कर देंगे, लेकिन अगर आप कोई एनसीएलटी वाला स्टॉक बोलकर गलत पड़ जाए तो लोग ट्रोल करेंगे कि भाई ये क्या है, आपने ऐसा 2-4-5 रुपए वाला स्टॉक बोला, देखो ये हो गया। तो इसलिए थोड़ी सावधानी रखना जरूरी होता है। बिल्कुल, पर ये तो एकदम लाजवाब रही रिसर्च, हमारी एक्सक्लूसिव खबर जो चेतन लेकर आए थे। फिर अनिल जी ने मैं आपको कहा था कि आपको बढ़िया प्रीमियम पर बायबैक मिलेगा और दिख रहा है कि वैसे ही आसार है। अब और एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आएंगे कि किस लेवल पर बायबैक आ सकता है। पर एक्शन की शुरुआत करते हैं सर, फिर गेल पर फोकस रहेगी, कई और स्टॉक्स भी हैं चर्चा में। आज के संकेत क्या बता रहे हैं? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल रखे हैं मैंने, न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर। FIs के संकेत पॉजिटिव है, DIs के नेगेटिव है और वायदा कारोबार के संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं दीप। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ओके, 14,350, 14,375 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। 14,575, 14,625 दिन की ऊपरी रेंज। बैंक निफ्टी 31,725, 31,800 दिन का मजबूत सपोर्ट जोन, इसके नीचे जाएगा तो 31,500, 31,550 संभावना कम है, लेकिन ये रॉक बॉटम सपोर्ट बैंक निफ्टी का बनेगा। अगर बैंक निफ्टी गया तो सिर्फ ये फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो RBI की आई है, जिसमें NPA बढ़ने की चिंता उन्होंने जताई, उसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे जाए तो जाए, अदरवाइज और थोड़ा सा हल्का सा कमजोरी का संकेत कल दिया है, 32,000 के आसपास बंद हुआ है। ऊपर में 32,300, 32,350 थोड़ी रुकावट वाला मामला दिख रहा है, उसके पार किया तो 32,450, 32,600 प्रॉफिट बुकिंग जोन बैंक निफ्टी के लिए होगा आपके लिए। दिन की रेंज भी लगे हाथ दे दूं मैं आपको, 14,400, 14,500 दिन की छोटी रेंज है। 14,500 के पार निकल कर टिके तो 50-75 पॉइंट की एक तेजी बनेगी यहाँ पर, और वो होगा 14,375 से 14,575 मीडियम रेंज। ज्यादा संभावना है कि इसी रेंज से आज हम काम चला लें। ओके, बड़ी रेंज 14,350, 14,625 की निकल कर आती है निफ्टी के लिए। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 31,800, 32,275 ये दिन की छोटी रेंज। 31,725, 32,350 दिन की मीडियम रेंज। ज्यादा संभावना है मीडियम रेंज से काम हो जाएगा। फिर भी हैंडी रखिए एक और बड़ी रेंज, 31,550, 32,450 दिन की बड़ी रेंज। ओके, तो ये है आपके लिए दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। सर, FIs ने लॉन्ग पोजीशन तो कम करी है, पर ये जो PCR की आप बात कर रहे थे, इन दोनों को देखें तो क्या समझे सर? बस पुट कॉल रेशियो ही देखिए दीप जो है 1.80 पर है, मेरे हिसाब से ओवरबॉट है। ओवरबॉट, हाँ। और अगर आज थोड़ा और मार्केट मजबूत होता है, ऊपर आता है, अभी ओवरबॉट होने का मतलब ये नहीं कि अभी का भी खुलते 9.15 पे है और वहीं करेक्शन हो जाए। ऊपर के लेवल पे थोड़ा आपको सावधान रहना है। कल कैसे गैप मिला, गैप मिलता है हमने कहा यहाँ नहीं खरीदना, नीचे आएगा और एग्जैक्टली फर्स्ट सपोर्ट से घूमा।
करेक्ट। तो वही फर्स्ट सपोर्ट से आपको जाए 14,400 फर्स्ट सपोर्ट है, वहां से घूमा तो घूम गया। बैंक निफ्टी पे आपको 32,000 के आसपास मिला ही, एक बार तो वापस ऊपर आया फिर नीचे आया। तो आपको सपोर्ट पे खरीदना है। मतलब ओवरबॉट मार्केट में एक ही सिंपल चीज ये होता है कि आपको हर कहीं नहीं खरीद लेना जी, ये बस इतना ध्यान रखिए। आज भी फर्स्ट सपोर्ट का फॉर्मूला बिल्कुल 100%। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, एक मौका बाजार देगा आज भी ओके एंटर करने का, वहां डरना मत। वहां इंतजार मत करना कि अरे कौन बताए कौन कहे क्या। वो अल्टीमेटली देखिए क्या है, आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, चलानी तो आपको है ना। जी, सही बात है। तो अब चलाने में आपकी एक्सपर्टाइज नहीं है, वो तो बता देंगे ऐसे ऑन होता है, ऐसे गियर चेंज होता है, ये सब होता है। बट पॉइंट यही है कि आप अपनी एक्सपर्टाइज खुद पैदा करो कि कहाँ पर एंट्री एग्जिट होनी है, फिर उसके बाद हल्का सा गाइडेंस मिला आपका काम हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो फर्स्ट डिप का इंतजार करें, तब आपको विक्स 8% बढ़ गया। यही मेरा सवाल था सर कि विक्स 8%, वो भी ऐसे बाजार में जब बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोज हुआ, निफ्टी हाइपर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा वोलेटाइल ही विक्स ही मुझे लगता है। कभी ये इंडेक्स इतना वोलेटाइल है, कुछ दिन पहले 20 पर था सर, वहां से देखिए काफी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये थोड़े से मतलब अनकंफर्टेबल संकेत है। हालांकि क्या है, दी प्रॉब्लम क्या है, पैसे की ताकत के आगे सब कम खरा। सही बात है। मतलब ऐसे ही थोड़ी बड़े बुजुर्ग बोल के गए कि पैसा, हाँ पैसे में बड़ी गर्मी है। तो वो है, आ रहे हैं पैसे तो आ रहे हैं, बस वही है। अच्छा, सबके समझ की बात है। इस बार फिर म्यूचुअल फंड के फ्लो देखिए नेगेटिव आए, उसमें भी जो आपको लग रहा है कि इतने कम, अगर आप डिटेल में जाके देखेंगे कि आर्बिट्राज फंड का इनफ्लो ये वो निकाल देंगे और कम दिखेंगे आप जी। तो हमारे इन्वेस्टर तो पैसा डाल नहीं रहे, जो मार्केट में एक्टिव है वो कमा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर तो कोई खास कमा नहीं रहे, क्योंकि वो तो निकालने के चक्कर में लगे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है, अब जब तक डॉलर आ रहे तब तक ठीक है, बढ़िया है। चलिए, तो एंजॉय करिए एफआईएस की एक्टिविटी। पोजीशंस का क्या करें फिर सर? एग्जिस्टिंग पोजीशंस जो है 14,350 स्टॉप लॉस ऊपर खींच लो। ओके, 14,350 इंट्राडे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी 31,700 फाइनल स्टॉप लॉस इंट्राडे क्लोजिंग। इसके बाद लॉन्ग नहीं रहना। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर 500-550 आएगा, लेकिन वो 200-250 पॉइंट की रिस्क आपको नहीं लेनी जी, बहुत क्लियर है। ओके, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है क्लोजिंग का लगाएं, इंट्राडे ट्रेडर है तो 31,700 का पर लेवल सेम ही रहेगा। लेवल सेम। ओके, मैं आज के लिए एक ही कर रहा हूँ, ताकि क्या है, ठीक है। और थोड़ा सा इंट्राडे के लिए आपको लग सकता है कि 300 पॉइंट दूर का है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस कौन सा चीज जो ट्रिगर होना चाहिए वो या नहीं होना चाहिए वो दोनों सही बात है सर, संभावना कम है इसकी। तो सिंपल है। अच्छा, अब फिर आप ये कहेंगे, फिर आप दूर का दोगे, कहोगे कभी नहीं ट्रिगर होगा, 31,000 का दे दो कभी ट्रिगर नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या है, जो रीजनेबल है और इस लेवल पर जितनी रिस्क आपको रखनी चाहिए, तो मेरा ये समझना है 1% के आसपास के रिस्क अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में रखकर नहीं चलेंगे तो आप अंदाज वाला ट्रेड कर रहे हैं, स्किल ट्रेड नहीं कर रहे हैं जी। जो समझदारी से स्किल ट्रेड करें उन्हें समझदारी से स्टॉप लॉस लगाना होता है। ओके, अब मतलब कई बार ऐसा होता है ना, खेलते हैं अचानक, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट घुमाया जोर से और ऐसी बॉल आई कि मतलब लगे हमें ही विश्वास नहीं, तो हम नहीं मारा ये शॉट जी। तो वो अंदाज वाला काम अलग है, लेकिन आप सोच समझ के जब खेल रहे हैं तो फिर आपको समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस क्या होना। तो इस हिसाब से मेरा ये समझ आए, इन लेवल्स पर आपको 1% तो निफ्टी का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का इंडेक्स पर रखना चाहिए। ओके, सिंपल, ठीक है। तो ये है आपके लिए। अच्छा, शॉर्ट साइड कर दीजिए। शॉर्ट साइज का 14,525 एक ही स्टॉप लॉस है, 32,300 एक ही स्टॉप लॉस, चाहे तो 32,350 कर लें, बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं। ओके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए। नई पोजीशन सर? खरीदे निफ्टी 14,350 के स्टॉप लॉस के साथ, 14,550, 575, 600, 625, ये 4 टारगेट ऊपर की तरफ के निफ्टी के लिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं चांस ले सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर। 14,575 से 14,625 की रेंज में बेचिए, 14,675 का स्टॉप लॉस होगा। 14,525, 500 और 14,475 तक के टारगेट के लिए आपको निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन भी ऊपर बनानी चाहिए, कोई हर्ज नहीं। कि कल भी हमने बोला था आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। कल भी 14,475 के आसपास खुला, 14,475, 525 रेंज थी, एक बार 14,400 तक आया। अगर आप 50-75 पॉइंट कमाना जानते हैं शॉर्ट करके तो करिए, बिल्कुल करिए। नहीं जानते तो छोड़ दीजिए, नीचे आएगा तब ले लीजिए। सिंपल, दिमाग नहीं लगाना। दोनों तरफ आप क्या कर सकते हैं वो आप सोचो जी। मैं दोनों तरफ के मौके दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी खरीदना है, यहाँ पे मैंने आज रेंज दी है बड़े दिनों बाद जी। तो 2 तरीके हैं, या तो आप 31,700 के स्टॉप लॉस से खरीदो, एक तरीका तो वो है। मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि अगर आज गैप से नीचे खुलता है 31,725, 31,850 की रेंज में, वहां लेना चाहिए। पहला अटेम्प्ट वहां करना चाहिए। उसके बाद फर्ज करें 31,700 भी तोड़ दिया जी, तब भी मैं 31,500, 31,550 पे बायर हूँ, तब भी मौका मिलेगा, तब भी बायर हूँ, और लेना चाहिए। ओके, 31,500 गया तो फिर छोड़ देना चाहिए।
फिर खराब है बैंक निफ्टी। 31,500 के जब तक ना तोड़े तब तक खराब, तब तक नहीं है। तो मेरा फाइनल स्टॉप लॉस फिर 31,400 बन जाएगा। ओके, 31,500 550 की रेंज में भी लीजिए, डरिए मत। 725 850 डरिए मत। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर यहीं ले लीजिए। आपको शांति से अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, या मुझे रिस्क नहीं लेना तो फिर बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी में आ जाओ, उधर रिस्क कम है लेने के लिए। इधर बेचने के लिए रिस्क कम है, उधर लेने के लिए रिस्क कम है। लेकिन बैंक निफ्टी की भी आदत है 2-3 दिनों की सुस्ती से ज़्यादा चल रहता नहीं, फिर वो वापस बदले की भावना में ऊपर आ जाता है एकदम। मेरे को कैसे ठंडा रखा है, दबा के रखा है। तो या तो फिर आप 2 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, उस तरह की स्टडी बने, ठीक है। और आपके टारगेट में छोटे छोटे दे रहा हूँ क्योंकि डेटा में छोटे निकल कर आ रहे हैं। 31,950, 32,000, 32,075, 32,175, 32,275, 32,350, ये फाइनल टारगेट आपके सारे। ओके, शॉर्ट जो करना चाहते हैं 32,275, 32,350 इस रेंज में आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस यहाँ दूर है और यही लगाना है। ओके, 32,500 का छोटा नहीं चलेगा। अगर आपको शॉर्ट करना है तो छोटा नहीं चलेगा, थोड़ा वो रिस्क तो लेना जो है वही है। आपको बड़ा वाला ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 32,175, 32,075, 32,000, 31,950, 31,850 ये सारे टारगेट है जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी। कई बार दीप आपने देखा होगा, कई बार मैं डीप स्टॉप लॉस देने के बजाय छोटा देता हूँ कि यहाँ पे आपको छोटा लगाना है। स्टॉप लॉस भी छोटा या बड़ा बाजार के मूड माहौल के हिसाब से आपको लगाना चाहिए। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं तो कभी कभी आपको छोटा भी लगाना होता है। कभी आपको पता है कि ट्रेंड के अगेंस्ट अगर बैंक निफ्टी ने 2 या 3 बार मुझे बोल दिया मैं 32,300 को पार करने के मूड में जल्दबाजी में नहीं हूँ, 32,347 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है, उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, डेटा पॉइंट है, तो फिर मेरे लिए क्लियर कि 32,300 32,350 वहाँ रुकावट का लेवल है। वहाँ से जब नीचे आएगा, लेकिन मैं स्टॉप लॉस 32,500 का 32,500 का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, नजर रखिए पोजीशंस बनाने के लिहाज से, स्पेशली अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो। बैन में सर सेल है, सेल ही बना हुआ है, कोई बदलाव नहीं है पिछले 2-3 दिनों से, वो एक फैक्टर है। पर डेटा आप जरा समझाएं, वादा कारोबार का डेटा लेवल्स जानेंगे सर, पर उससे पहले जो फंड्स का डेटा है, अभी भी एफआईएस की तरफ से तो अच्छी खरीदारी दिख रही है सर। मतलब दीप देखिए, कल के डेटा उतने बढ़िया तो नहीं है। हाँ, जितने परसों देखे थे हमने, है ना, मतलब फ्राइडे के थे, मंडे वाले तो बहुत ही जबरदस्त थे। और इसीलिए हम 31,500 तक पहुंचे भी। कल 3,000 करोड़ की खरीदारी की है एफआईएस ने, और साथ में 700 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी है। तो आप समझ लो ना कितना 3,800 करोड़ के आसपास की स्टॉक्स की खरीदारी है जी। अब 3,800 करोड़ की स्टॉक्स की खरीदारी के सामने अगर 1,357 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे तो क्या दिक्कत है? सही बात है। और उसमें भी ओपन इंटरेस्ट घटा है, यानी कि तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया। 14,500 पे प्रॉफिट बुक करने दो। आदमी खरीदता इसीलिए ना, कभी तो बेचेगा। सही बात है। नहीं बेचेगा तो पैसा कैसे बनेगा? तो चाहे हम हो एफआईज हो, कभी तो बेचेंगे, तो वो ठीक है। इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना, एब्सोल्युटली नॉट। स्टॉक बेचे तो मुझे दिक्कत होती है। भाई आप पैसा स्टॉक से कमाना चाहते हो, इंडेक्स से नहीं। एफआईज का बहुत फंडा क्लियर, उन्हें स्टॉक्स में पैसा डालकर पैसा कमाना है। इंडेक्स तो हेजिंग के लिए आ सकते हैं, थोड़ी अगर प्रॉफिट बुकिंग कर लिए तो कोई हर्ज नहीं है। घरेलू फंडों की बिकवाली 2600 करोड़ की, थोड़ा रन रेट बढ़ा दिए भाई, ये भी प्रेशर बना रहे हैं। रिडम्पशन है तो बेचेंगे, ठीक है, बाकी ये ठीक है। अब आइए आप वायदा कारोबार के डेटा। ओके, निफ्टी में 6 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। 14,400 दीप आज के लिए बेस हो गया आपका। और आज के सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितना ही नीचे हो जाओ, 14,400 जब तक ना तोड़े तब तक तो आपको गिनना ही वहीं से 1 पॉइंट। आप बंद हुए 14,485 पे, 85 पॉइंट का क्वेश्चन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? 14,400 आपका फर्स्ट एंट्री लेवल है, परफेक्ट, वो आएगा ही नहीं आज, इन संकेतों में भी उससे पहले ही घूम जाए। तो इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ जितना नीचे खुले वहीं खरीद लो, पहले टिक पर ही। ओके, एक ही रिस्क है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन पहले 14,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 22 लाख शेयर पुट में कल वहाँ एक ही को स्ट्राइक पे, तो ये नीचे जाने नहीं देंगे। तो मेरे लिए एक तरह से वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से 13,350 13,400 ब्लाइंड सपोर्ट जोन है डे ट्रेड के लिए, उसको तोड़ना ही नहीं है इसको। अब रुकावट है 14,500 पर। क्यों? 2 रीजन से। पहला, 14,500 के कॉल्स पर ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 26 लाख शेयरों का, ठीक है, और बड़ा लेवल है। तो 14,500 पर आते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। 14,500 को पार किया दीप, उसके बाद ये रुकेगा नहीं 50-75 पॉइंट पहले, 14,575 तक नॉन स्टॉप जाएगा। क्यों जाएगा वो बताओ? जैसे आप 14,500 पार करते हो, 81 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे जो ट्रैप हैं, शॉर्ट है। 14,500 पार करते, 14,400 के ऊपर 45 लाख शेयर हैं, 14,500 पार करते 81 लाख शेयर ऐसे हैं कॉल राइटर जो रिस्क पर हैं।
तो ये अब और स्पेशली देखिए 14,400 का कॉल राइटर है वो 14,500 पार होने के बाद काटता है जी। 14,500 का कॉल राइटर 14,600 पार आपने होने के बताया बाद था 100 100 पॉइंट वाली पॉइंट ये भी ऑब्जर्वेशन है कि 100 पॉइंट ऊपर पार होने के बाद नीचे वाले जागते हैं कि अब नहीं रहना भाई, ये तो नया वाला लेवल पार कर गया, अब मैं ना 14,600 का बेचूंगा या 14,500 का बेचूंगा, वो कॉल राइटर वैसे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है 14,500 एक बार इनिशियली नीचे खुलने के बाद 14,400 14,500 की ब्रॉड रेंज होगी 14,525 तक की, उसमें ट्रेड करेगा, फिर देखते क्या होता है। लेकिन अगर जितना नीचे गैप से खुले उतना आपको नीचे लेना है निफ्टी पर। निफ्टी, ठीक है सर। निफ्टी जितना गैप से खुले उतना निफ्टी। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में 32,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 9 लाख शेयर पुट में तो 10 लाख शेयर कॉल्स में, 32,000 पे कश्मकश कल दोपहर में भी तो मैं बैंक निफ्टी में न खरीदने की जल्दबाजी हूँ न बेचने की जल्दबाजी, मुझे कोई ट्रेड नहीं करना। ओके, मेरी मेरी रेंज में आएगा, रेंज क्या है 31,725 31,850 पहली रेंज है जहाँ खरीदना है, 32,275 32,350 पहली रेंज है जहाँ बेचना है। पहले आने दो इसको, किधर आना है फिर देख वेट एंड वॉच। ओके, हाँ, उसके बाद देखें। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेने की जल्दी नहीं है और डेटा भी एग्जैक्टली यही बता रहे हैं। ठीक है। निफ्टी के लिए आपने बोला था एक रिस्क फैक्टर हो सकता है शायद पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल एक वही पुट कॉल रेशियो हायर ठीक है, है। तो इसलिए 14,500 को पार कर एक बार बेहतर है कि नीचे खुले, जिनको हल्का होना है हो जाए जी। पुट कॉल रेशियो 5-7 बेसिस पॉइंट नीचे आ जाए, उसके बाद बढ़े तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो नजर रखिए, इंटरेस्टिंग सेशन हो सकता है निफ्टी पर थोड़ा और एक और चीज दीप, पहला एंट्री पॉइंट जितना 14,400 के नजदीक मिल जाए उतना बढ़िया, लेकिन वही 75-80 पॉइंट नीचे तो आपको मिलेगा नहीं। लेकिन तो फिर ऐसे, और जब 85 पॉइंट नीचे आपका पहला एंट्री पॉइंट हो तो फिर आपको 85 पॉइंट का इंतजार नहीं करना है, जहाँ खुले वहीं खरीदना है। ओके, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या आप 14,400 के इंतजार में बैठ जाएगा तो होगा नहीं। 9-8 पे बताएंगे। ठीक है, नजर रखते हैं सर। फिलहाल तो लग नहीं रहा कि एसजीएक्स निफ्टी देखकर कि कोई बड़ा गैप डाउन आने वाला है, पर देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है। आइए आपको बताते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। वरुण, कुशल और साथ ही मानसी हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स में तो काफ़ी सारे कैश के काउंटर्स हैं जो अपने नतीजे घोषित करेंगे, जिसमें कर्नाटका बैंक, टाटा एलेक्सी, स्टील स्ट्रिप विल्स और फिलाटेक्स इंडिया है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। मयूर यूनिकोटस 30 करोड़ का जो बायबैक है आज बंद होने वाला है, 400 रुपये का भाव रखा गया था। भारत रसायन, आज इस कंपनी की बोर्ड बैठक है, बायबैक के ऊपर विचार किया जाने वाला है। आज आईआईपी, नवंबर के आईआईपी और दिसंबर के सीपीआई के आंकड़े भी आएंगे, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और हेल्थ मिनिस्ट्री की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4 बजे, किस राज्य में कहाँ कितनी वैक्सीन की डोज भेजी जाएगी इसके ऊपर जानकारी देंगे, तो यहाँ पे फोकस रखना है। टाटा मोटर्स, कल अच्छी तेजी थी, आज खबर ये निकल के आ रही है कि जेएलआर की दिसंबर तिमाही में कुल बिक्री जो है 9% घटी है, तिमाही आधार पर 13% के आसपास की बढ़त देखने मिली है। चीन में बिक्री सालाना आधार पर करीब 19% बढ़ी है, तो ये एक पॉजिटिव है। हालांकि इन्होंने जो टेस्ला के साथ करार की बातें चल रही थी उसका साफ खंडन कर दिया है, कहा है कि ये सब अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। थायरोकेयर, यहाँ पे इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया है Q3 का, जहाँ पे कारोबार जो है उसमें अच्छी खासी सुधार देखने मिला है, इस तरह का अपडेट इस कंपनी ने दिया है। इनका कहना है कि त्योहार के सीजन के बाद फिर से जो नॉन कोविड टेस्ट है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, सालाना आधार पर करीब 34% के आसपास की ग्रोथ दिखी गई है। बैंक्स आज काफ़ी हद तक फोकस में रहेंगे, क्योंकि आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है आरबीआई ने उसको जारी कर दिया है, और इसमें जो कहा गया है आरबीआई की तरफ से वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो ग्रॉस एनपीए है सितंबर 2021 तक वो करीब 13.5% रहेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। रिकवरी तेज करने के लिए काफ़ी सारे कदम उठाना ज़रूरी है, और जो नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आया है वो उसको लेके जो अनिश्चितता है वो थोड़ी बढ़ गई है, इस तरह का आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है। इमामी, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में हिस्सा जो है उसको घटाया है, 22.14% से घटाकर 20.4% किया है, और एफआईआईज ने यहाँ पे हिस्सा अपना बढ़ाया है, करीब 8.95% से बढ़ा के 9.62% किया है। क्यूमेंस इंडिया, यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने कंपनी में हिस्सा जो है उसको घटाया है, 18.63% से घटा के अब इनका हिस्सा जो है 17.12% हो गया है। एलआईसी ने इस कंपनी में हिस्सा जो है उसको घटाया है, 6.74% से घटा के 6.12% कर दिया है। और आखिरी में डिशमेंट कार्बोजन, आज इस कंपनी का जो ओएफएस है उसके जरिए कंपनी 3.87% हिस्सेदारी जो है वो बेचने वाली है, अतिरिक्त 2.05% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प रखा गया है। 140 का भाव रखा गया है, 12 और 13 यानी कि आज और कल ये ओएफएस खेलेगा, आज नॉन रिटेल कल रिटेल के लिए। ओके, तो कुछ अहम खबरों वाले स्टॉक्स वरुण की तरफ से। आइए कुशल से भी जानते हैं कौन से खबरों वाले स्टॉक्स और फंड एक्शन की तरह हुआ है। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। गुड
मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि इनका जो फेज 2 ट्रायल है स्पुतनिक वी का वो सफल है। इनफैक्ट इन्होंने अब जो DCGI है उनको भी ये अप्रूवल, ये डेटा सबमिट कर दिया है और अब ये आगे फेज 3 ट्रायल जो है वो कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे उनकी मंजूरी के बाद। साथ ही एस्ट्राजेनेका, यहाँ पर सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करीब 1.1 करोड़ डोजेज जो है 200 रुपए प्रति डोज के भाव पर खरीद लिए हैं। उनका वो ऑर्डर उन्होंने दे दिया है और आज सुबह 11:15 बजे गुजरात में पहला बैच जो है वैक्सीन का वो आता हुआ दिखेगा। साथ ही अप्रैल तक जो है सरकार करीब 4.5 करोड़ डोजेस जो है वो उन्होंने सोर्सेस से हमें पता चला है कि वो ये इतना अराउंड ऑर्डर्स जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को देने वाले हैं। साथ ही MTNL, यहाँ पर BSNL और MTNL जो है वो एबिटा पॉजिटिव हो गए हैं FY21 के लिए। FY21 के माफ कीजिएगा जो पहला हाफ है, ऐसा टेलीकॉम डिपार्टमेंट का बयान है, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। इसके अलावा फ्यूचर एंटरप्राइजेस, लगातार अमेजॉन का जो इश्यूज चल रहा है अभी फ्यूचर रिटेल और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो डील को लेकर है, वहां पर एक और अपडेट आया है क्योंकि यहां पर अमेजॉन ने सेबी से वापस से जो डील की समीक्षा करने के लिए जो रिव्यू वो करने वाली थी उसको न करने का उन्होंने जो है नोटिफिकेशन अपनी तरफ से जारी किया है। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है सेबी को कि वापस से इस डील पर रिव्यू ना करे। साथ ही स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से आगे फर्दर फ्यूचर जो वो एनओसी या अप्रूवल देने वाले थे वो उनको न देने का उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अमेजॉन जो है वापस से डील्स के बीच में आता हुआ दिख रहा है। साथ ही बालमन लॉरी, यहाँ पर हमने एक्सक्लूसिवली आपको ये जानकारी भी दी है कि विनिवेश से जो 8 बिजनेस यूनिट्स है उसमें ये हिस्सा बेच सकती है सरकार, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और यहाँ इन्होंने एडवाइजर SBI कैप और नीति आयोग और दीपम के साथ बैठकर जो है ये फर्दर इस पर चर्चा जो है वो आगे हमें प्रस्ताव देखने होंगे कि किस तरह से निकल कर आते हैं। साथ ही टाटा कम्युनिकेशन, इनके लिए पॉजिटिव खबर है क्योंकि यहां पर रेखा राकेश झुनझुनवाला ने दिसंबर तिमाही में अपनी जो हिस्सेदारी है वो 1.12% जो है उन्होंने वो खरीदा है, तो इनकी स्टेक इधर इतनी बढ़ चुकी है दिसंबर तिमाही में। एक बल्क डील है मेरे पास बर्गर किंग में, जहां पर ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया कंज्यूमर इक्विटी फंड ने करीब 27.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 155 रुपीज पर शेयर के भाव पर। वहीं चेतन शाह ने कुल 10 लाख शेयरों की 150 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदारी भी की है। तो ओवरऑल ये है बल्क डील्स और आपको अब आगे की जो खबरें हैं वो आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये हैं कुछ स्टॉक्स और फंड एक्शन जो हमने कल देखा है और हमने आपको बताया भी था बर्गर किंग के मामले में कि लग रहा है कि शायद एंकर निवेशक कुछ सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि कल एंकर बुक इनकी जो लॉक इन था वो खत्म हुआ था। आइए आपको बता देते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। टाटा मोटर्स से शुरुआत करूंगी। CLSA की रिपोर्ट आई है और भरपूर एक्शन के चलते कल के ट्रेडिंग सेशन में खबरों में रहा। आज खरीदारी की राय है पॉजिटिव रिपोर्ट, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य 270 के सुझा रहे हैं। दरअसल JLR रिटेल वॉल्यूम में तिमाही आधार पर 12% का सुधार है और JLR रिटेल और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट शेयर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सुधार की उम्मीदें हैं। कर्ज की अगर बात करें FY20 में 48,700 करोड़ से घटकर FY23 तक 33,300 करोड़ पहुंचने के अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं। आइशर मोटर्स पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रख रहे हैं। कल 2,776 की क्लोजिंग हमने देखी है, लक्ष्य 2,740 से इन्होंने बढ़ा दिए हैं, अब 3,230 के लक्ष्य दे रहे हैं। अधिक ऑर्डर बैकलॉग और उत्पादन के चलते रॉयल एनफील्ड की बिक्री अगले 1 साल तक 75,000 यूनिट प्रति महीने रहने की उम्मीद ये लगाकर चल रहे हैं और क्रेडिट स्विस का FY22 में आय अनुमान जो है ये 11% से अधिक है। एशियन पेंट्स पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट, आउट परफॉर्म रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है, लक्ष्य 2,950 के सुझा रहे हैं। कंपनी का बड़े मार्केट पर फोकस है और खास तौर से अब पेंट सेक्टर से आगे बढ़कर कुछ नया करने के लिए कुछ नए सेगमेंट्स पर फोकस करने की रणनीति कंपनी बनाकर चल रही है। रिपोर्ट में भी बताया कि कंपनी कारोबार विस्तार की योजना बना रही है और प्रोडक्ट सेंट्रिक जो इनका अप्रोच है वहां से अब सर्विस सेंट्रिक या सर्विस ओरिएंटेड बनने की तरफ कंपनी आगे बढ़ रही है। भारतीय एयरटेल पर HSBC की एक रिपोर्ट है, कल 546 की क्लोजिंग भारतीय एयरटेल ने दिखाई। अब खरीदारी की राय इस रिपोर्ट में बरकरार रखी गई है, लक्ष्य बढ़ाया इन्होंने 570 से लक्ष्य को बढ़ाकर 650
नजरअंदाज कर दिए गए हैं। आगे चलकर आरपू यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में सुधार की उम्मीद है। अगले 3 साल में 14% कैगर से आरपू जो है उसमें बढ़त के अनुमान लगाकर ये चल रहे हैं। आने वाले ऑक्शन में स्पेक्ट्रम सप्लाई भी अच्छा रहने की उम्मीद है। वहीं आने वाले स्पेक्ट्रम ऑक्शन में कंपनी की तरफ से 9,800 करोड़ निवेश की भी उम्मीद यहां पर देखी जा रही है। इसी के चलते पॉजिटिव रिपोर्ट, खरीदारी की राय यहां पर बरकरार है भारतीय एयरटेल पर। ऑटो सेक्टर पर यूबीएस की एक रिपोर्ट है। टॉप पिक्स इनकी 3 शेयरों पर अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज और हीरो मोटोकॉर्प। अच्छी मांग से कीमतों और मार्जिन्स को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। साथ ही पीएलआई स्कीम से एक्सपोर्टर्स को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। पर्टिकुलरली हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो दोनों पर खरीदारी की राय बरकरार रखे हैं। रिपोर्ट में हीरो मोटोकॉर्प पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य 3,900 के सुझाए गए हैं और बजाज ऑटो पर लक्ष्य जो है 4,100 के ये सुझा रहे हैं। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपको दिखेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे हमारे सभी एक्सपर्ट्स के साथ। बिगुल के साथ करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे। सुप्रभात किरण जी, बताएं सर, आपके साथ करेंगे आज शुरुआत। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा कल का बीटीएस था वही कंटिन्यू करना चाहूंगा। वैसे भी आज थोड़ा सा नरम मार्केट खुलेगा और डिफेंसिव सेक्टर्स में आपको हरकत देखने को मिलेगी। तो मैंने जो कल सिप्ला का कॉल दिया था, एसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट मिला है, अच्छे वॉल्यूम्स, डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो मेरा मानना है कि सिप्ला बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 845 844 ये लेवल्स पे होना चाहिए और टारगेट्स के लिए 890 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। इसके लिए 1 से 2 दिन लग सकते हैं। ओके, 890 रुपए तक के टारगेट खरीदने, सिप्ला 844 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है आपके लिए राय। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल सर, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर, आज के लिए मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा डाबर। यहाँ पर 520-530 का जो एक सप्लाई जोन था, स्टॉक ने उसको डिसाइसिवली ब्रेक किया है। एक फ्लैग फॉर्मेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट कल के सेशन में आता हुआ नजर आया है और जिस तरह से थोड़ा सा आज इनिशियल डिफेंसिव शुरुआत बाजार की दिख रही है, मुझे लगता है एफएमसीजी फ्लेवर में रह सकता है। तो डाबर को 542-543 के आसपास अगर यहाँ पर ओपनिंग में थोड़ी सी 2-3 रुपए नीचे मिलती है तो यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 560 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है कि डाबर में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 537 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, 537 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, ये है राय डाबर पर। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरा स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय है 1275। 1275 का स्टॉप लॉस है, 1344 के टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय है। आरती इंडस्ट्रीज सिद्धार्थ जी का फेवरेट स्टॉक। सिद्धार्थ जी आपकी भी लिस्ट लगे हाथ बताइए, तो आपका स्टॉक भी पसंद का रिकमेंड हो रहा है। देखिए सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। धन्यवाद राकेश जी को कि आरती इंडस्ट्रीज को रेकमेंड किया और बहुत बेहतरीन कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल से। अब अनिल जी आज का पिक ऑफ द डे की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी मैंने थोड़ा सा टेक्नो फंडा के हिसाब से उठाया है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली बहुत अच्छा है। वो है ऑरोबिंदो फार्मा। ऑरो फार्मा लेना चाहिए अभी के स्तर पे। मुझे लगता है कि 100 रुपए नीचे मेरा करीबन 860 का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट होना चाहिए 1160 का ऑरो फार्मा पर। ये भी मैंने इस बार 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव से स्टॉक निकाला है। तो ऑरो फार्मा बहुत बेहतरीन है, पिक ऑफ द डे हो सकता है। ओके, 1160 के टारगेट के लिए ऑरोबिंदो फार्मा में करनी है आपको खरीदारी 965 के आसपास। तो ये एक और बेहतरीन स्टॉक ढूंढा है सिद्धार्थ जी ने। कुणाल जी सुप्रभात सर, बताइए आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज। ओके चलिए, सुप्रभात तो हो गया लेकिन उसके आगे का काम बाकी है। फिर से चलेंगे कुणाल जी के पास, तब तक वागले साहब हमारे साथ है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी आज मेरा नोटा है, मुझे लगता है थोड़ा सा जो चॉपीनेस कल मार्केट में देखने को मिला था, व्यू तो बुलिश ही है लेकिन थोड़ा सा चॉपीनेस में देख के फिर कॉल देना चाहूंगा। तो फिलहाल मेरा नोटा है। आप डरो मत, दे दो वागलो साहब, हो सकता है ग्रीन में खुल जाए। अनिल जी ग्रीन में खुलेगा लेकिन सस्टेन नहीं होगा। जो ये बात सही, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर टिकना थोड़ा सा आज एक फैक्टर है पुट कॉल रेशियो का, जो थोड़ा ऊपर की तरफ सप्लाई के संकेत भी दे रहा है। तो दोनों चीज़ देखेंगे। चलिए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है और जहां कंफर्टेबल बहुत ही बढ़िया लेवल्स मिलेंगे वहां पर आपको करनी है खरीदारी।
आइए तो ये है आपके सारे स्टॉक्स। अब आइए उन स्टॉक्स पर फोकस करें जहां खबरों के दम पर कुछ न कुछ एक्शन आज दिखने वाला है। डॉक्टर रेड्डीज, जरा इसके चार्ट देखिए हिमांशु जी और बताइए, राय दीजिए। यहाँ पर फेज 2 का स्पुतनिक का जो ट्रायल था वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखा है। 5400 के ऊपर स्टॉक कल बंद होने में कामयाब रहा। कल सारे फार्मा स्टॉक्स में एक्शन आता हुआ दिखा है। खरीदेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में लगातार यहाँ पर हायर हाइज का सीक्वेंस जो है वो बनता हुआ नजर आया है और स्टॉक अपना प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई है लगभग 5500 से बेहद करीब है। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है और यहाँ पर स्टॉक नए हाइज बनाते हुए नजर आएगा। खरीदारी के लिए मेरा मानना है कि 5380 5390 अच्छे लेवल्स रहेंगे। 5370 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। बहुत ही फेवरेबल यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड है एक्चुअली अनिल जी। और जैसा कि मैंने बताया कि 5500 के ऊपर के यहाँ पर जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई हैं वो कटते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज में 5500 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। गेल एक और स्टॉक है जहां पर खबरें आई हैं 15 तारीख को होगी बोर्ड बैठक और बायबैक पर किया जाएगा विचार। सिद्धार्थ जी, गेल के स्टॉक पर राय दीजिए। 20 नवंबर को ही हमने जी बिजनेस पर ये एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि बायबैक लाने की गेल की तैयारी और सबसे बेहतरीन बायबैक होगा और आप देख सकते हैं अब ये खबर कंफर्म होती हुई दिख रही है। क्या करना चाहिए 135 रुपए के दाम पर? मुझे लगता है बने रहना चाहिए क्योंकि बायबैक का एक मोमेंटम आ सकता है स्टॉक प्राइस में। फंडामेंटली बात करें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस, ये सारा ये बिजनेस बहुत बेहतरीन कर रहा है। मुझे लगता है कि पीएसयू स्पेस में अनिल जी एक स्पार्क है और ये स्पार्क के कारण मुझे लगता है कि गेल में भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ओके, तो ये आपके लिए गेल पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक है जहां पर राय दीजिए बंसल जी और वो है टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला के परिवार ने स्टेक बढ़ाई है, ये खबर आती हुई दिखी है। तो टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट्स में आपको कुछ दम नजर आ रहा है? खरीदारी करने की राय है क्या? उनकी पत्नी रेखा झुंझुनवाला ने दिसंबर तिमाही में 1% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदी है। बताएं सर। देखिए अनिल जी, टेक्निकल रुझान काफी बढ़िया है और ऑलरेडी रैली ले चुका है। खास बात यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस बड़ा नियर बाय है। इस खबर को प्ले करना हो तो 1050 स्टॉप लॉस है, 1061 की क्लोजिंग है, 1050 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 1088 से लेकर 1096 जो है वो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं टाटा कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, ये आपके लिए राय। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर राय लेनी जरूरी है और वो है टाटा मोटर्स। ये टॉप कहां बना रहा है? कुछ ऐसा संकेत आ रहा है कि जरा वागले साहब टाटा मोटर्स के चार्ट देखिए। 2 खबरें आई हैं जो कल की तेजी पर थोड़ी ब्रेक लगा सकती है। पहला तो ये कि दिसंबर तिमाही के जो इनके बिक्री के आंकड़े आए जेएलआर के वो 9% घट कर आए कि 9% की बिक्री घटी है दिसंबर तिमाही में। और दूसरा ये कि जो टेस्ला के साथ करार की खबरें कल काफ़ी चल रही थी जिनके दम पर स्टॉक भागते हुए दिखा, तो टाटा मोटर्स ने ये क्लेरिफाई किया है कि नहीं भाई ऐसा कोई करार हम कर नहीं रहे, ऐसी ये सब फालतू बातें, अफवाह है, कोई खबर में सच्चाई है नहीं। तो क्या करना चाहिए? करेक्ट तो होगा, किन लेवल पर आए तो वापस खरीदना है या कहाँ अगर किसी के पास तेजी की पोजीशन है तो बुक करना है? सब हिसाब से बता दो आप। अनिल जी, एक चीज मैं बता सकता हूँ टाटा मोटर्स के बारे में कि हम पिछले कई हफ्तों से महीनों से निगेटिव है, लेकिन अभी जो कल हुआ है 200 का जो इम्पोर्टेंट लेवल इसने ब्रेक किया है, मुझे लगता है जो वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, पैटर्न जो सजेस्ट करता है, मुझे लगता है ये 250 260 तक की पोजिशनल मेरा व्यू होगा, जो 260 तक की शुरुआत है। तो आज अगर न्यूज नेगेटिव है, करेक्टिव मूव आती है 205 210 ये लेवल पे मैं रिस्क लेने की तैयारी में मूड में हूँ। मुझे लगता है 190 के स्टॉप लॉस से अगर आप 210 के आसपास बाय करते हो, 250 260 एक महीने के व्यू से लेते हो, मुझे लगता है ये अच्छा ट्रेड सेटअप बनता है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्काउंट हो रहा है। जो आप ये निगेटिव चीजें आप बोल रहे हो, शायद आज गैप डाउन में खुल के हो सकता है और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, वही चाहता था कि गैप में कहाँ नीचे खुले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये है आपके लिए टाटा मोटर्स। अगर आज कमजोर खुले तो वागले साहब के रेडार पर रहेगा और बाय कॉल आया अच्छे सपोर्ट लेवल पर तो भी आपको बताया जाएगा। कुणाल, चाइना की इनकी सेल्स अच्छी है। हाँ, चाइना वाली अच्छी है ना, 19% बढ़ी। वो शायद वहां से कुछ हो। और कल हालांकि इन्होंने पोस्ट मार्केट ये टेस्ला की खबर का खंडन कर दिया था, पर कल एडीआर सर 16% फिर भी भागा। इनके क्लैरिफिकेशन के बाद जो एडीआर है वो 16% भागा। तो कुछ तो है, मार्केट पता नहीं क्या फैक्टर इन कर रहा है, बट जिस तरह से टाटा मोटर्स टाटा एलेक्सी दोनों चल रहे हैं सर, कुछ तो यहाँ पर खबर कुछ तो हो सकता है। जरा सिद्धार्थ जी की भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, टाटा मोटर्स पे राय दीजिए एक बार। जी, मैं वेट करना चाहूंगा क्योंकि
चाइना में ऑल दो सेल्स बढ़े हैं, बट अभी भी JLR जो है वो 90% से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है टाटा मोटर्स का। तो डोमेस्टिक सेल्स पे नहीं जाऊंगा, मैं टाटा मोटर में करेक्शन का वेट करूंगा, अभी के स्तर पे खरीदारी नहीं करूंगा। ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर राय। कुणाल जी भी अब स्थिर हो चुके हैं, मतलब उनका संपर्क स्थिर हो चुका है। कुणाल जी सुप्रभात। पहले वाला आपका गुड मॉर्निंग सुना, उसके आगे हमने कुछ भी नहीं सुना। बाकी की बताइए सर। कल तो आपको सेकंड हाफ हमने बहुत मिस किया। हमने मैं और दीप को गिनेगा, बंसल जी और बाकी लोगों को मत गिने, बाकी किसी ने आपका जिक्र तक भी नहीं किया, सिर्फ मैंने और दीप ने मिस किया। अब बताइए आपका पिक ऑफ द डे। सबसे पहले अनिल जी दोबारा से एक बार आपको सुप्रभात और दीपांशु को भी सुप्रभात। अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि खरीदना चाहिए लुपिन, जिस पर कल मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय भी दी थी। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। बाजार जिस तरह का है अनिल जी, मुझे लगता है कि फार्मा और ऑटो यही दो स्पेस हैं जिसमें तेजी बनेगी, तो लुपिन खरीद करके चलें। 1060 पर स्टॉप लॉस रखें। जो पहला टारगेट मेरा है वो 1100 रुपए का, 1100 का पहला टारगेट और 1120 रुपए का दूसरा टारगेट है। तो लुपिन पर आज सवेरे खरीदारी की राय अनिल जी। 1100 1120 दो टारगेट के लिए लुपिन में करनी है आपको खरीदारी। परफेक्ट। हिमांशु जी, थायरोकेयर, इसके चार्ट देखिए और इनका भी बिजनेस अपडेट आया है। जो बिजनेस अपडेट दिख रहा है वो ठीक दिख रहा है। इनकी बिक्री बढ़कर आती हुई दिखिए और लगभग 35% की बढ़त इनकी बिक्री में देखने को मिल रही। तो कुल मिलाकर कोविड के वक्त में थोड़ा बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे क्या कुछ मजबूती के संकेत हैं थायरोकेयर के लिए? जी मैं कहूंगा कि 1200 के लेवल्स टेस्ट करने के बाद स्टॉक ने ऑलरेडी जिसको हम बोलते हैं कि एक टेक्निकल करेक्शन यहाँ पर 3 वेव डिक्लाइन पूरी कर ली है 900 रुपए के आसपास। और अब यहाँ पर फ्रेश तेजी के ट्रिगर के लिए अनिल जी 985 990 के लेवल्स के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो मुझे लगता है कि वापस से यहाँ पर जो है वो बाइंग का मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। उस केस में अनिल जी यहाँ पर पहला टारगेट जो रहेगा वो 1010 का रहेगा और उसके ऊपर 1025 1030 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 985 के ऊपर निकलने के प्राइस को निकलने का वेट करूंगा और अगर उसके ऊपर यहाँ पर कीमतें निकलती हैं तो यहाँ पर एक बाय इनिशिएट हो जाएगा। ओके। सिद्धार्थ जी, डिशमैन कार्बोजेन पर राय दीजिए। आज नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर इनका ऑफर फॉर सेल खुल रहा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स के लिए। देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स आता है, फिर उसके बाद कल पता चलेगा रिटेल के लिए। 140 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया, 140 पर ही स्टॉक चल रहा है। लगभग 4.25% प्रोमोटर्स की बेचने की इच्छा है और अगर ज़्यादा डिमांड आ गई तो 2% और बेच देंगे, यानी कि 6% तक वो बेच सकते हैं। बताइए, डिशमैन में 140 में मार्केट से खरीदें या कोई नीचे के दाम पर यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए खरीदने की ऑफर फॉर सेल में? जी बहुत कोई डिस्काउंट नहीं दिया है ऑफर फॉर सेल में, तो मुझे लगता है कि मार्केट से खरीदना ही जरूरी होगा। OFS में नहीं पार्टिसिपेट करके आप वेट करें। मार्केट में अगर कोई छोटा बड़ा करेक्शन आया तो स्टॉक में भी आएगा, तो वहां पे नीचे में अक्यूमुलेट करें, वो ज्यादा बेहतर आएगा रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन OFS। हाँ, दूसरी बार ये लोग OFS लेकर आ रहे हैं। दिसंबर में जो लाए थे किसी ने लिया नहीं, फेल ही हो गया सर। और उस समय इन्होंने लगभग 15% डिस्काउंट दिया था। उस समय फ्लोर प्राइस 145.7 था। अब उससे भी थोड़ा कम पर है, बट इस समय डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं दे रहे हैं, उसी लेवल पर है। पर 145 पे टेकर्स नहीं थे, तो आई डोंट नो 140 पर इन्हें कोई टेकर्स मिलेंगे या नहीं। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। रिटेल के लिए कल है, तो आज इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्स कैसा आता है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे क्या कुछ करना है। कुणाल जी, आपका एस्ट्राजेनेका खरीदेंगे आप? सेरम इंस्टीट्यूट को सरकार ने 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, 200 रुपये प्रति डोज के हिसाब से, और कुल मिलाकर 4.5 करोड़ डोजेस खरीदे जाएंगे। हालांकि डायरेक्टली एस्ट्राजेनेका का कनेक्शन नहीं भी है, लेकिन फिर भी एस्ट्राजेनेका के साथ ही है। तो बताएं क्या है विचार आपका? अनिल जी देखिए, मेरा विचार नेक है। मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है अनिल जी, तो डिस्क्लेमर है मेरा कि मैं तो ऑलरेडी खरीद चुका हूं। अनिल जी मुझे लगता है कि चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल इन स्तरों पर कोई नई खरीद की वजह चार्ट्स पर नजर नहीं आती है। तो अनिल जी बढ़ चढ़कर इस खबर के चलते कोई खरीदारी की राय नहीं है। डिप्स में खरीदें। अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो इसको लंबे समय के लिए निवेश करना है, इसमें ट्रेडिंग करनी नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपको 4000 रुपए के आसपास मिले तो उन स्तरों पर मुझे लगता है अनिल जी खरीदना चाहिए। फिलहाल वेट एंड वॉच करें। जिनके पास निवेश है निवेशित रहें, और जो अभी तक निवेश नहीं कर पाए हैं डिप्स की राह देखें। ओके, तो ये है आपके लिए यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करने की राय।
एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है और बंसल जी, वो है MTNL। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से आज जो खबर आई है वो ये कह रहे हैं कि इस साल के पहले 6 महीनों में MTNL और BSNL दोनों EBITDA पॉजिटिव हो गए। आजकल तो पॉजिटिव नाम से थोड़ा डर लगता है, लेकिन EBITDA यानी कि कामकाजी मुनाफे में आए। पिछले साल MTNL ने जो नुकसान किया था 550 करोड़ का, उसके सामने 276 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है। तो पहली बार लंबे समय के बाद MTNL ने कामकाजी मुनाफा दर्ज किया। नेट तो लॉस ही होगा शायद अभी भी, लेकिन एटलीस्ट ऑपरेटिंग लेवल पर थोड़ा प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। इनके रिवाइवल की तैयारी भी सरकार की तरफ से चली रही है। MTNL के चार्ट देखिए सर। अनिल जी देखिए, इसके चार्ट थोड़े से डिफरेंट है और इसके चार्ट्स को अगर प्ले करना है तो एक ही तरीका है। 13 रुपीज 70 पैसा की कल की क्लोजिंग है, इसको बाय एंड होल्ड करें। 13 रुपए 13 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग है तब इसका बुल रन ओवर है। 13 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग है, एल्स इसको लेके 70 पैसे का रिस्क लेके अनिल जी छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके की न्यूज है, जिस तरीके का चार्ट है, ये स्टॉक एक पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है। तो 13 रुपए के अगर स्टॉक नीचे नहीं जाता है, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, तो पहला टारगेट ऊपर में 20 रुपीज का बैठता है MTNL के अंदर। ओके, 20 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। 13 रुपए का 70 पैसे का स्टॉप लॉस। बहुत बढ़िया एडवाइस आपने दे दी, एकदम परफेक्ट स्टॉप लॉस के साथ कि 70 रुपए का नुकसान कर सकते हो, तो 70 पैसे का नुकसान कर सकते हो तो बड़ा फायदा होने की चांसेस हैं। एक और स्टॉक है सिद्धार्थ जी, आपको राय देनी, बर्गर किंग। 1 महीने का जो लॉक इन पीरियड होता है ना एंकर इन्वेस्टर्स का, वो कल खत्म हुआ और कल वरुण ने उस पर अच्छी रिसर्च भी करके रखी थी। क्यों बर्गर किंग 10% गिरा, लोगों को लगा कि वो चिकन और अंडों का जो मामला चल रहा है ना, बर्ड फ्लू वाला, कहीं उस चक्कर में गिर गया। ऐसा नहीं था, कल 1 महीना पूरा हुआ है एंकर इन्वेस्टर्स का और उसके बाद वो बेच सकते हैं। तो इस वजह से एक ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट इंडिया कंज्यूमर इक्विटी फंड, नाम बहुत ही लंबा है भी, तो इस फंड ने 27,55,000 शेयर बेचे 155 रुपये के भाव पर। अब ये बताइए सर, अब ये करेक्शन होके जो थोड़ा नीचे आया है, इसमें खरीदना है कि नहीं खरीदना है? नहीं खरीदना है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि वैल्यूएशन वाइज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जो बिजनेस है बहुत बेहतरीन है, बट इसका वैल्यूएशन बहुत महंगा हो चुका है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ना खरीदे, नीचे गिरावट और आ सकती है। और एंकर इन्वेस्टर कोई भी कंपनी में 1-2 नहीं होते, कई होते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी सप्लाई आए कंपनी में, और भी शेयर्स बिकने आए। तो मुझे लगता है कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करें। ओके, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए करें इंतजार। एक और स्टॉक है, जरा बंसल जी इसके चार्ट्स देखिए। बामर लोरी, आपको याद होगा थोड़े समय पहले हमने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी कि ये कंपनी डाइवेस्टमेंट के लिहाज से सरकार के रडार पर आ रही है और इसमें प्रोसेस आगे बनती हुई नजर आ रही है। मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट होंगे, इसकी पूरी तैयारी की जाएगी। आज मीडिया में और दूसरी जगह ये खबरें आई है कि डाइवेस्टमेंट के लिए 8 बिजनेस यूनिट में सरकार अपना हिस्सा बेच सकती है। SBI कैप्स इसका एडवाइजर होगा। नीति आयोग और दीपम के सामने SBI कैप्स जल्दी ही अपनी पूरी प्रोसेस और पूरा अपना प्रस्ताव रखेगा। सरकार की लगभग 60% हिस्सेदारी है बामर लोरी में। चार्ट्स देखिए क्या है सही लेवल, जो लोग लंबे समय के, इसे जल्दबाजी के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, क्योंकि डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस अभी शुरू हो रही है, शुरू होकर खत्म होने में वक्त लगता है। लेकिन ये वैसा ही मामला है जब 30-35 रुपये के आसपास शिपिंग कॉर्पोरेशन में डाइवेस्टमेंट की प्रोसेस शुरू हुई है, और अगर हो जाती फाइनल तो फिर बड़े टारगेट बनेंगे। इसलिए जरा देखिए और बताइए इसके बारे में। अनिल जी 121.85 की क्लोजिंग है और यहाँ पर 119 रुपए। अनिल जी चार्ट इसका पॉजिटिव था, बट थोड़ी सी करेक्शन ज्यादा आ गई है। कॉन्फिडेंस आएगा जब 125 के ऊपर निकलेगा, तब एक डबल पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, तब मोमेंटम इन एक्शन आएगा 125 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। बट चार्ट नेगेटिव नहीं है। 119 एक अहम लेवल है, उसके नीचे की क्लोजिंग आएगी तो चार्ट नेगेटिव होगा। तो ऐसे में बेस्ट होता है कि इन्हीं जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें। और जो जैसे अभी आपने बोला कि डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है समय लगता है, तो 119 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है और 125 के स्तरों पे नजर रखनी चाहिए। 125 के ऊपर डिसाइसिवली निकल के टिकेगा, सस्टेन करेगा, तब यहां पर मोमेंटम एक्शन में आएगा। तो इन लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय बामर लोरी पर।